और चलिए सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल का। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये देश के अलग अलग राज्यों में मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, सीएम के साथ विधायक भगवान दास सबनानी नजर आ रहे हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए हैं। तो विभाजन के बारे में लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी बता रही है और इसी को लेकर यह आयोजन किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इसका आयोजन किया गया है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। सीएम मोहन यादव, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता नजर आ रहे हैं। तो सुमित पचौरी भी तस्वीरों में आपको नजर आएंगे, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मेयर मालती राय भी हैं कार्यक्रम में जो कि हिस्सा ले रही हैं। तो विभाजन विभीषिका दिवस इस दौरान लाखों परिवार बेघर हुए और ये इस बारे में जानकारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोगों को दी जा रही है और इसीलिए अलग अलग राज्यों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य राज्यों में भी विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का कार्यक्रम है। सीएम मोहन यादव मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं है। सभागार में उपस्थित मंचासीन खड़े होंगे। हम 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ओम शांति ओम। आप सभी से आग्रह, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और अब आज के कार्यक्रम पर आधारित एक लघु फिल्म की प्रस्तुति होगी जिसमें विभाजिका विनाश के दर्दनाक दृश्यों को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, उनका विचार इंगित करते हुई एक लघु फिल्म जिसमें उनके विचार को प्रस्तुत किया गया है कि हम क्यों मनाते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। लघु फिल्म की प्रस्तुति। प्रधानमंत्री ने देश के बंटवारे के दर्द को याद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और अभूतपूर्व पहल करते हुए भारत के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंटवारे के दर्द को याद करते हुए अपने एक ट्वीट में कहा है, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। #पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे का ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। एक अनुमान के मुताबिक 75 साल पहले हुए भारत के बंटवारे में करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई थी और करीब इतने ही लोगों को अपना घर छोड़कर विस्थापित होने पर मजबूर होना पड़ा था। हम आजादी का जश्न मनाते हैं। मंच पर विराजमान यशस्वी मंत्री माननीय श्रीमान विश्वास सारंग जी, समादरणीय संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय महापौर
श्रीमती मालती राय जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे भाजपा के अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर गुर्जर जी, इस अवसर पर पीएस उच्च शिक्षा सुखवीर सिंह जी, आयुक्त उच्च शिक्षा निशांत बरवड़े जी, यहाँ के प्राचार्य गोस्वामी जी और इस मौके पर मौजूद हमारे अपने इस विद्यालय परिवार के प्राध्यापकगण, व्याख्यातागण, आमंत्रित अतिथिगण, विभीषिका का जो दंश झेले हुए वो परिवार के हमारे अपने परिवारजन, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, यशस्वी प्रधानमंत्री के मन में जो बात है और हम सब भी महसूस करते हैं, देश का विभाजन 20वीं शताब्दी की सबसे दुखद दुर्दांत घटनाओं में से एक अत्यंत त्रासदीपूर्ण घटना है और इस त्रासदी का शब्दों में बखान करना यह बहुत ही करुण और कठिन है। कई कारणों से इस पे कई लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं, हम भी उस कष्ट को जानते हैं, लेकिन यह बात भी सही है कि किसी देश को लंबी यात्रा करना है, आगे अगर बढ़ना है तो इतिहास के घावों की गलतियों से अगर वो सबक नहीं लेगा तो मित्रों सच मानो उसका भविष्य भी खतरे में पड़ेगा। हमारे सामने कई उदाहरण अभी अपनी आंखों के सामने दिखाई देंगे, कुछ मैं बताने का प्रयास भी करूंगा, आपको अपने आप दिखाई देगा। एक देश 2000 साल पहले ऐसे अपने देश से, अपनी भूमि से भटकने के मजबूर हुआ। उस देश का नाम इजराइल है, जिसकी अपनी जमीन चली गई, जिसकी अपनी अस्मिता चली गई, जिसका अपना राष्ट्र चला गया और उसको अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्स्थापना के लिए 2000 साल तक, लेकिन देश की देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति की आग क्या होती, मैं इजराइल के लोगों को धन्यवाद दूंगा। उनकी कई पीढ़ियां 2000 साल तक इस बात के लिए हर साल एक निश्चित समय पर विश्व में फैले हुए अलग अलग देश एक साथ उस निश्चित समय के निश्चित दिन पे इकट्ठे होते, एक दूसरे से गले मिलते, संकल्प लेते, अगले साल हम अपने देश के अंदर मिलेंगे। और दुर्भाग्य के साथ ऐसा साल आने में 2000 साल लगे। आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी पीढ़ियां चली गई होगी इस उम्मीद के भरोसे कि उनका अपना देश बनेगा। हमारे आसपास वो देश भी आजाद हुआ है। तो देश की आजादी की कीमत, ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि आपको इसकी गंभीरता से देश की कीमत समझाने के लिए इजराइल जैसे और भी कई देश, दो देश एक ही धर्म के हैं, इराक और ईरान। काल के प्रवाह में पर्सिया ईरान के रूप में निकल के आया, लेकिन बाद का ईरान और इराक हम सब जानते 20 साल दोनों के बीच संघर्ष चला। दोनों के हालत क्या हो गए, लेकिन ये अपने देश के परिप्रेक्ष्य में मैं दूसरे ढंग से बताता हूं। हमारी अच्छाई ये कि हम हर एक को गले लगाते हैं, हमारी अच्छाई ये कि हम अपने उदात्त भाव को सबके सामने सबके साथ साझा करने जानते हैं और साझा करने के भाव में भूल जाते हैं कि हमसे कौन सी गलतियां हो रही है। ऐसी गलतियों में कभी कभी हमको हमारी उस उदात्त भावना के कारण से जाने अनजाने भ्रमित कर देते लोग, और चालाक लोग अपनी चालाकियों से हमको अपने जाल में फंसाते हैं। पृथ्वीराज सिंह चौहान की घटना याद करो, 17 बार हमने अपने आक्रमणकर्ता को छोड़ा, एक बार मौका मिला केवल उनको, और एक बार के मौके में दोबारा उनने मौका नहीं दिया। पृथ्वीराज सिंह चौहान को छोड़ो, बाद के काल में भी लगातार, लेकिन सबसे आखिरी में यह गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन आया।
इल्तुतमिश दूसरा आया, तीसरा आया। इसको अगर एक सूत्र वाक्य में समझो तो हमारी गुलामी की परंपरा प्रारंभ हुई गुलाम वंश से। मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ मंदिर के ध्वस्त करने से वो मंदिर नहीं तोड़ा था, देश की आजादी को तोड़ने का पहला प्रयास। वैसे तो हमारे बीच मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा के साथ जब सीमा पर धोखे से हमारे दाहिर सेन राजा को हराया तो क्या था, हमारी भोलेपन से। आमने सामने की सेना है और सेनाओं के युद्ध करने में हमारा अपना एक तरीका है कि हम अपने सैनिकों के लिए एक ध्वज ऊपर रखते हैं और राजा के रथ पे लगा हुआ ध्वज अगर लहराता दिखाई देगा तो वो युद्ध जीतेगा, उसकी सेना उस पर भरोसा करती है। लेकिन जो चालाक है, जिनने चालाकियां की है, वो चालाक लोगों को राजा दाहिर सेन को हराना बहुत कठिन था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार दाहिर सेन हार नहीं रहा था। ऐसे सिंध की सीमा पर दाहिर सेन को हराने का षड्यंत्र रचा गया। उनने कहा राजा पे तीर मत चलाओ, राजा की सेना को मत मारो, केवल ये लहराते हुए ध्वज को काट दो तो ये हिंदू इतने मूर्ख हैं, ये समझ लेंगे हमारी हार हो गई। राजा चिल्ला, और वही षड्यंत्र हुआ। आमने सामने की सेना में दाहिर सेन युद्ध लड़ रहा है, दमदारी से लड़ रहा है। अचानक उसकी सेना मची, वो चिल्ला रहा है कि क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो। कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको मालूम, जो एक मन में कल्पना आ गई, ये ध्वज लहरा रहा है, इसका मतलब हमारा राजा जिंदा है। अरे वो जीते जी बोल रहा है सबसे, क्या कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो, अपन युद्ध जीत रहे हैं। लेकिन जीते हुए उस युद्ध को उस नादानी से हारने का परिणाम क्या आया, वो 1200 साल पहले हारने वाली घटना, राजा दाहिर सेन मारा गया, सिंध पे कब्जा हुआ और बाद में अंग्रेज तक लगातार चालाकियां। ये तो वो चालाकियां थी जिसमें आमने सामने के युद्ध में कभी हमारे कुएं के अंदर जहर घोल करके गाय काट के डाल दी और कटी हुई गाय के आधार पर जिसने पानी पिया उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, अब वो हिंदू ही नहीं रहा। ये नाना प्रकार के इतने नहीं कितने सारे षड्यंत्र गिनो, इतनी सारी बातें। बचा कुचा हमारा हिसाब किताब अंग्रेजों ने चुकता कर दिया। जो हमारे यहाँ आए तो व्यापार करने थे, लेकिन व्यापार करने आने के बहाने से उनकी फैक्ट्रियों की रक्षा करने के लिए सेना खड़ी करी और सेना खड़ी करने के बहाने से धीरे धीरे हमारे विभिन्न बटे हुए राज्यों को किराए पे उठाने लगे। ये आज के कलेक्टर अतीत काल में उनके कलेक्शन के मेन आदमी थे जो राजस्व संग्रह का काम करते थे, जिसके आधार पर वो अपने हिस्सा लेके जाते थे। लेकिन और आगे बढ़ो, 1857 आता है, इस देश के अंदर क्या हिंदू क्या मुसलमान सब ने मिलकर के अंग्रेजों के उस षड्यंत्रों का पर्दाफाश करके एक साथ युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने का परिणाम ये रहा कि थोड़ा सा युद्ध पहले हुआ इसलिए हम गफलत में थे, लेकिन असावधान समाज को भी पूरे तौर पर अंग्रेजों ने जैसे चाल समझ ली कि अगर ये सब मिलके लड़ेंगे तो हम ये आगे लंबा चला नहीं सकते। ये 1857 की बात, और तब से उनने गठान बांधी कि ये इन प्रकार इस देश की आबादियों को फूट डालो और राज करो। हिंदू मुसलमान लड़ाने का षड्यंत्र खड़ा किया और हिंदू मुसलमान षड्यंत्र का आधार क्या बना, 1857 से लेकर 1906 तक दोनों समाज के बीच ज्यादा दूरियां नहीं थी, लेकिन 1906 में पहली बार अंग्रेजों के माध्यम से मुस्लिम लीग का नया फार्मूला लाए और मुस्लिम लीग का फार्मूला लाए। इतना ही नहीं, आज जो आरक्षण होता है और नया आरक्षण खड़ा कर दिया। पूरे भारत के अंदर ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसियां निकाली गई जो मुस्लिम बहुलता वाली कॉन्स्टिट्यूंसियां थी। उस मुस्लिम बहुलता वाली विधानसभाओं के अंदर उनने अपना फार्मूला बनाया कि यहाँ पर केवल वोटिंग अधिकार केवल मुस्लिम लोगों को रहेगा और केवल मुस्लिम लोग वोट देने के लिए वोट देने जाएंगे और खड़े होने का अधिकार भी केवल मुस्लिम को है। एक भी हिंदुस्तान के अंदर किसी हिंदू को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन फिर भी आपको देश के अच्छे ही बताता हूं, 1906 में पहली बार मुस्लिम लीग ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन देशभक्त मुसलमानों ने अंग्रेज के उस षड्यंत्र को समझते हुए 1906 का चुनाव हो, 1911 का चुनाव हो, 1916 का चुनाव हो, 1923 का चुनाव हो,
लगातार 5 साल में एक भी बार मुस्लिम लीग के उस कट्टरपंथी भाव के आधार पर दोनों चुनाव में खड़े होने वाले भी मुस्लिम, वोट देने वाले भी मुस्लिम, लेकिन देशभक्त मुस्लिम और देश विरोधी आपस में उनका ही चुनाव होता गया। हर बार वो हार रही है मुस्लिम लीग। 1936 तक लगातार वो हार रही, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोगों को अपनी आजादी की लड़ाई में, अपनी संघर्ष में ये षड्यंत्र समझ में नहीं आया और एक खलीफा आंदोलन हुआ अरब के अंदर। उस खलीफा आंदोलन में जबरन में यहाँ के लोगों ने अपने टांग फंसाते हुए उस बात को मुस्लिम धर्म से जोड़ करके यहां से समर्थन वहां दिया। तो जो मुस्लिम लीग की जड़ नहीं जम रही थी उसमें ये लियाकत अली और ये जिन्ना, ये सारे लोग उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन कांग्रेस ने नादानी के आधार पर अपने देशभक्त मुसलमानों का मन डबल कर दिया। जैसे ही मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेके तो फिर कांग्रेस के अंदर के लोग भी उसी लाइन पे चल पड़े जिस पे चल करके आगे जा करके देश के बंटवारे की नींव रखी। 1940 का चुनाव हुआ। उस 40 के चुनाव में परिणाम क्या रहा? कांग्रेस ने जैसे लाइन बदली, नेतृत्व ने जो कमजोरी हासिल की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे इस त्रिपुरी के अंदर, जबलपुर के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन उनके अध्यक्ष को माना नहीं गया। 1 साल से भी कम समय में उनको इस्तीफा देना पड़ा। अपन केवल उस समय की दौर की कल्पना करो कि राष्ट्र के आधार पर नेतृत्व करने वाली कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर के भी दो तरह के माहौल, एक तरफ कट्टरपंथी ताकतों के आगे घुटने टेकने वाले लोग, एक तरफ देशभक्त लोग। आप इस बात को भी मत भूलिएगा, 1906 के पहले कांग्रेस को समाज के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए किसने खड़ा किया है? बाल गंगाधर तिलक, जिनने गणेश उत्सव की शुरुआत करते हुए, और वो गणेश उत्सव की शुरुआत में क्या हिंदू क्या मुसलमान सब मिलकर के आनंद से पूरा आयोजन करते थे। हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय, उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी। वो तत्कालीन समय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन उस समय कांग्रेस ने कोई ऐसा दोहरा मापदंड नहीं रखा। लेकिन जैसे ही इस सुविचारित दिशा को भटकाने वाला कदम चालू हुआ, वो परिणाम क्या निकला? ये देश जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जिनने लाहौर के अपने उस स्थान पर कसम खाई कि देश को आजाद कराएंगे और देश की आजादी के लिए इन क्रांतिकारियों की लंबी मालिका ने अपना बलिदान दिया, दुर्भाग्य के साथ देश की आजादी के 4-5 साल पहले से कांग्रेस ने पलटी खा ली और पहले तो झूठ बोला, किसी हालत में देश का बंटवारा नहीं होगा, हमारे प्राण चले जाए, हमारे शरीर बढ़ जाए, देश नहीं भटकने देंगे, देश को नहीं टूटने देंगे। लेकिन ये सारी बातें झूठी साबित हुई। रातों रात एक लाल लाइन से देश के अंदर बंटवारे का सिद्धांत बना। लॉर्ड माउंटबेटन ने उस बात की मंजूरी दी और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, दुनिया का कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो हमारे निरपराध भाई बहनों के लिए वो विभीषिका के दिन को याद करेंगे। कैसा बुरा दिन था। अंग्रेज तो पस्त थे, अंग्रेज के चाल में हम फंस गए। अंग्रेज ने कहा कि भारत को आजाद कराना उनकी मजबूरी थी। वो 1857 में हिंदू मुस्लिम एकता का भाव भूल करके 90 साल तक उनने अपने इन षड्यंत्रों से घेरा। पहले तो अपनी मौजूदगी में लड़ाते रहिए, जाते जाते वो हमारे बीच ऐसे षड्यंत्र कर गए कि उस षड्यंत्र में हिंदुस्तान फंसा और दुर्भाग्य से जो नेतृत्व करता थे उनने और बड़ी गलती की। हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रवादी मुस्लिम लोग थे उनका सम्मान नहीं किया। अरे हम रसखान को भूल सकते क्या? हम रहीम को भूल सकते क्या? जिनके दोहे आज भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, लेकिन केवल हमारी सांस्कृतिक एकता के उस मापदंड को भूलने का परिणाम निकला। हमसे तो अच्छा इंडोनेशिया, आज भी इंडोनेशिया के नोट के ऊपर भगवान गणेश जी का फोटो छपता है।
उनकी एयरलाइंस गरुड़ एयरलाइंस कहलाती। अब गरुड़ का मतलब ही क्या, विष्णु भगवान का वाहक। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, इतना भीषण नरसंहार हुआ कि कोई रेल के अंदर क्षमता है 2000 लोगों की। रेल के अंदर और बाहर सब मिलाकर के सीट पे, बाहर डब्बे पे, छत पे लोग आगवानी करने के लिए खड़े हैं। और रेल आ रही है, रेल में कटा हुआ हाथ लटकता दिखाई दे रहा है। जो सीट पे बैठे एक भी नहीं बचे, छत के ऊपर थे वहां मार डाले गए। कोई भी किसी प्रकार से ऐसा लग रहा था कि ये भगवान कौन सी दुनिया के लेके आए। रेल की सवारी गाड़ी की स्थिति ये बनी है, इनकी छोड़ो, जो पैदल आ रहे थे बुरी तरह से, जो जवान बेटियां थी उनको छीन करके चील कौवे की तरह नोचा गया। कई बहन बेटियों के साथ जो व्यवहार किया वो सबके बीच बताना आज भी संभव नहीं। उस दर्द को, उस कष्ट को हमारा पंजाब, 5 नदियों का पंजाब, जिसपे सदियों से पूरा भारत गर्व करता था, वो पंजाब 2 हिस्सों में बटा। हमारा वो सिंध जिसको हम राष्ट्रगान में गाते थे, उस राष्ट्रगान में केवल शब्द रह गया, सिंध हाथ से चला गया। सिंध वो स्थान था जिसने हजारों साल से अपने सारे थपेड़े झेल करके देश की सनातन संस्कृति को रक्षा की। मुझे इस बात का संतोष है, उस पुराने समय के भारत को याद करो। या 1857 के बाद भारत से जो टूट के गए, वो अफगानिस्तान, वो हमारा श्रीलंका, वो वर्तमान का पाकिस्तान, बाद का बांग्लादेश, ये सारे की सारे वो अखंड भारत के हिस्से थे। इससे काल के प्रवाह में और भी कष्ट हुए, लेकिन विभाजन की विभीषिका में आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उस काल के खराब कष्ट को भी समझ करके और जिनकी नेतृत्वकर्ताओं की गलतियां थी उनको भी स्मरण करके भविष्य में हम अपनी एकता बनाए रखें, एकजुटता बनाए रखें। इस देश के अंदर अतीत की गलतियों से सबक लेकर के भविष्य की लंबी उड़ान के लिए हम सब तैयार हों। आज परिणाम क्या है, भारत, मैं उम्मीद करता हूं आज नहीं तो कल वापस उस स्थिति को हासिल करेगा। उस कष्ट के दर्द को हम भूले भले ही है, लेकिन आज भी हमारी अपनी देश की स्थिति क्या हो गई, हमारा 1 रुपया आज पाकिस्तान के 31 पैसे, हमारा 1 रुपया उनके 31 पैसे पे, उनके हमारा रुपया 1 रुपया चल रहा है, लेकिन उनकी जो स्थिति है लगातार डाउन हुई। तो 31 पैसे उनकी कीमत, उनके रुपये की कीमत 31 पैसे हमारे हिसाब से, और हमारा रुपया है उनकी, ये बांग्लादेश ये 72 पैसे, फिर आप इधर जाओ श्रीलंका ये भी 40 पैसे। आखिर कटे तो उनको भी कुछ नहीं मिला। और आज भी बड़ी संख्या में काफी लोग इस बात के दर्द को समझते हैं और मान के चलते हैं कि दुनिया के अंदर अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई, अपनी संस्कृति के लिए जिसके कारण से हम जाने जाते हैं, दुनिया आज भी इस निगाह से हमको देखती है। लाख बंटवारा हुआ है, लेकिन इस बंटवारे की विभीषिका को हमको सबको इसी रूप में स्मरण करना पड़ेगा कि आज हमारी द्वारा की गई कोई गलती, उस गलती का युगों तक पीढ़ियां भुगतती है। जिनके परिवार से कोई गुजरा है, जो बीता है, वो जानते हैं। मैं आज के इस अवसर पर जिनका सम्मान किया, ऐसे कई सारे लोग जिनने उस कष्ट के काल में केवल देशभक्ति और अपनी सनातन संस्कृति के लिए ये सब कुछ छोड़ के आए। कभी कल्पना कोई कर सकता है क्या ऐसी घटना हो और हमको रातों रात घर छोड़ना पड़े? तो ना घर, ना परिवार, ना कोई धन, ना दौलत, ना खेत, ना गांव, ना दुकान, ना मकान, सब छोड़ के आए केवल धर्म बचाने के लिए, केवल चोटी बचाने के लिए। ये केवल एकमात्र देश में हो सकता है, भारत में हो सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे उस कष्ट के दौर के बावजूद भी यशस्वी नेतृत्व ने जो एक बड़ा निर्णय किया है कि आज भी उस हमारे पुराने 47 के पहले उस भारत के हिस्से से, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हमारे भाई बंधु जाने अनजाने जो उस समय रह गए थे, जिनको ये आश्वासन दिया गया था आप भी वहां सुरक्षित रहिए, हम भी यहाँ सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वह आश्वासन झूठा साबित हुआ।
लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, ऐसे सभी लोगों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिल खोल करके भारत सरकार का कानून बनाने का पहली बार मौका दिया है, जिसके आधार पर भारत में उनको नागरिकता दे रहे हैं। लेकिन इस विभाजन के दंश को आज 14 अगस्त को हमको सदैव स्मरण में रखना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैंने ये बात इसीलिए विस्तार से कही है, मेरी अपनी ओर से भारत माता के इस खास करके स्वतंत्रता दिवस को लेकर के 1000 साल की गुलामी के बाद यह 78वां कल हमारा एक तरह से आजादी का जन्मोत्सव मनेगा। इस जन्मोत्सव पे हम सब संकल्प करें, भारत में भारत की इन सारी व्यवस्थाओं को लगातार आगे बढ़ाएं, अपने पुरुषार्थ से, योग्यता से, क्षमता से, बुद्धिमत्ता से, और परमात्मा से कामना करें दोबारा ऐसा कभी दंश भारत को झेलना नहीं पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपने ज्ञान से हम सभी को प्रेरित किया। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी आयुक्त उच्च शिक्षा श्री निशांत बड़बड़े जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को, उनके विजन को मध्य प्रदेश की धरती पर उकरते हुए, यथार्थ करते हुए ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने अति व्यस्त समय चुरा के आज इस कार्यक्रम में शिरकत की और अपने उद्गार से हम सभी को लाभान्वित किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा मंत्रीद्वय माननीय श्री विश्वास सारंग जी एवं माननीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का, जिन्होंने समय चुरा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। महोदय, आपकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से गरिमा और अधिक प्रदान हुई। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा श्रीमती मालती राय मैडम को, हमारी महापौर महोदया को, और उनके साथ साथ में हमारे जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती राम कुमार गुर्जर मैडम को, कि आप लोगों ने समय चुरा के इस कार्यक्रम में आने के लिए हमारे आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा श्री भगवान दास सबनानी जी का, हमारे लोकप्रिय विधायक साहब का, उन्होंने ना सिर्फ इस कार्यक्रम में आके हमें मार्गदर्शन दिया, बल्कि साथ साथ में कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु भी हमें सहयोग दिया। धन्यवाद ज्ञापित है सुमित पचौरी साहब का, और हमारे विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुखबीर सिंह साहब का, जिन्होंने इस पूरे काम का पल प्रतिपल से लेकर समस्त संचालन करने में हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। धन्यवाद स्पेशली हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे नूतन कॉलेज के प्रिंसिपल श्री गोस्वामी जी का, हमारे विभाग के श्री धीरेन्द्र शुक्ला जी का, और IEHE के प्रिंसिपल श्री प्रगेश अग्रवाल साहब का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के संचालन में हमें पूरा सहयोग प्रदान किया। नूतन कॉलेज के समस्त प्राध्यापकगण, शिक्षकगण और शिक्षाविद और यहाँ पर उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। अंत में पत्रकार साहिबान को बहुत बहुत धन्यवाद उनके समय के लिए। आप सभी का पुनः एक और बार धन्यवाद। भारत माता की जय। मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगणों से और आप सभी से आग्रह है, कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का।
तो भोपाल से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे और इसी के साथ ही तमाम जो खास मेहमान रहे हैं वो भी मौजूद रहे। विश्वास सारंग आपको मंच पर नजर आएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज 14 अगस्त का दिन है और बीजेपी विभाजन विभीषिका दिवस का ये खास कार्यक्रम मना रही है। तो यहां पर संबोधित भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था। आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए और ये सीधी तस्वीरें हम आपको मंच की भी दिखा रहे हैं, जहां पर देश में किस तरह से जब आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त क्या स्थितियां बनी थी और कैसे आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है। इन तमाम विषयों को लेकर के आज मुख्यमंत्री यहां पर संबोधित करते नजर आए थे।